तफसील से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ अपनी पहली दो तरफा मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने कई तिजारती उमूर पे बशमूल कोविड-19 और मौसमियाती तब्दीली, तिजारत और इंडो पैसिफिक पर तबादला ख्याल किया। बाद में मुलाकात की वजाहत करते हुए सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि सदर जो बाइडेन ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान हुकूमत हिंद के फैसलों को सराहा है। उन्होंने हुकूमत हिंद के वैक्सीन की बरामदात दोबारा शुरू करने का फैसले का खैर मकदम किया है। इसके अलावा हिंद अमेरिका दिफाई ताल्लुकात पर तबादले ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने दिफा में नए हाई टेक्नोलॉजी मंसूबों पर मिलकर काम करने पर रजामंदी जाहिर की। सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि सदर जो बाइडेन ने वाज़ेह तौर पर इजहार किया है कि हिंदुस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत हासिल होनी चाहिए। दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया है कि दहशतगर्दी एक अहम मसला है। इसके साथ साथ दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी से लड़ने का अज़्म भी किया। इसके अलावा दोनों ममालिक ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से लड़ने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि तालिबान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2593 से वाबस्तगी को बरकरार रखना चाहिए और अफगान सरजमीन को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस में मुनक्किदा क्वाड ममालिक के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इंडो पैसिफिक खित्ते में मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि उनके ख्याल में क्वाड का मकसद ये है कि सब मिलकर दुनिया के लिए अमन कायम करें, दुनिया को खुशहाली की तरफ ले जाएं। पीएम मोदी ने कहा कि हम 4 ममालिक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका 2004 के सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक खित्ते की मदद के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज जब दुनिया कोविड वबाई मर्ज का सामना कर रही है, हम एक बार फिर इंसानियत के मफाद में क्वाड की शक्ल में इकट्ठे हो रहे हैं। हमारा क्वाड आलमी भलाई के लिए एक किस्म की कुव्वत के तौर पर काम करेगा। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि सप्लाई चेन और मौसमियाती तब्दीली पर तबादले ख्याल जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर जो बाइडेन से पहली जाती मुलाकात के लिए इजहार तशक्कुर किया। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात और क्वाड समिट में शिरकत के बाद न्यूयॉर्क रवाना हुए। हिंदुस्तान यूएनजीए में अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के यूएनजीए में जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान का जवाब देगा। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अमली तौर पर खिताब करते हुए मसला कश्मीर को उठाया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अमन चाहता है और जनूबी एशिया में पायदार अमन जम्मू कश्मीर के हल पर मुनहसर है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दों को पनाह और मदद फराहम करने की पॉलिसी है। पाकिस्तान दुनिया भर में एक ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता है जो खुलेआम दहशतगर्दों की मदद, तरबियत और माली मुआवनत करता है। हिंदुस्तान ने कहा कि यूएनजीए से अपने खिताब में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्दी का दिफा करते नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने आग बुझाने के बजाय आग लगाई है। हिंदुस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। पाकिस्तान को गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाके खाली करने चाहिए। An arsonist in the regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country. Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are,
and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. वहीं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने UNGA से अपने खिताब में तालिबान को हुकूमत चलाने का एक मौका फराहम करने की भी वकालत की है। We must strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan. What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. Now, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आज एक वीडियो ने धूम मचाई हुई है। वीडियो पाकिस्तान का है और एक पाकिस्तानी बच्चे ने एक नज्म पढ़ी है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पोल खोल कर रख दी है। ये वीडियो देखकर वाकई लगता है बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अली हैदर, ये बताओ कि क्या सुनाओगे हमें? मैं इमरान खान साहब के लिए एक छोटी सी नज़म लिख के लाया हूं, मैं आपको वो सुनाऊंगा। जबरदस्त हो गया जी। इमरान खान साहब के लिए नज़म है, जरा आपने सुननी है, बड़ी जबरदस्त है। नियाजी चोरां दा सरदार ने लुट मचाई है, भैजे नू रब दी मारे बंदा कसाई है, बनिया फिरदा एक कप्तान शैतान दा भाई है, हाय तब्दीली रास ना आई, हर कोई आखे हाय महंगाई, ओ वेखो सड़कां ते मंगण आवाम आई है, तब्दीली अजाब लेके आप आई है, साडा PM अलीम खान दा वड्डा पाइए, तब्दीली अजाब लेके आप आई है, साडा PM तरीन जी दा छोटा पाइए, ओ चीन चोर जदों बड़ी ते चोरां नूं नसना पिया, जहांगीर तरीन नूं नसना पिया, ओ चीन चोर जदों बड़ी ते चोरां नूं नसना पिया, बाजी हलीमा भैया कहे तुमने नहीं घबराना, लूटेंगे मिलके खाएंगे मिलके इमरान का ये तराना, हाय तब्दीली और आसनाई, हर कोई आके हाय महंगाई, ओ वेखो सड़कां ते मंगण आवाम आई है, तब्दीली अजाब लेके आप आई है, साडा PM तरीन जी दा छोटा पाइए, तब्दीली अजाब लेके आप आई है, साडा PM तरीन जी दा छोटा पाइए। गुज़िश्ता रोज दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए खूनी हमले के बाद मुल्क भर के जिली अदालत में जजों को Z+ सिक्योरिटी फराहम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने एक PIL दाखिल की है जिसमें जजों को Z+ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया गया है। साथ ही मुल्क की अदालतों में CCTV नस्ब करने, अदालतों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की मांग की गई है। अर्जी में रोहिणी हादसे को सामने रखकर अदलिया की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक बताया गया है। साथ ही मुस्तकबिल में ऐसे हादसे से बचने के लिए मुल्जिमों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होने की हिदायत जारी करने की अपील की गई है। रोहिणी कोर्ट में हुए गैंगवार के मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है और वहीं एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में भी दाखिल की गई है। दोनों याचिकाओं में ये मांग की गई है कि जिस तरह कल रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हुई है, ऐसे में जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं, यानी कि जो जज हैं, जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तमाम राज्य के जो सबऑर्डिनेट जो न्यायालय परिसर हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तमाम जो जज वहां पर काम करते हैं उनको Z+ की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात याचिका में यह भी कहा गया है कि उन तमाम राज्यों को सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि तमाम कोर्ट परिसर में CCTV इंस्टॉल किए जाएं। सबसे महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने यह बताया है कि देश के सभी राज्यों में
तमाम अदालतों की सुरक्षा को सुनिश्चित कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि कल की घटना बेहद चौंकाने वाली है। और ये घटना न केवल एक कोर्ट परिसर में हुई है, बल्कि ये हमला न्यायपालिका पर भी की गई है। बहरहाल कोर्ट में दोनों याचिकाएं दाखिल की गई हैं और उम्मीद ये की जा सकती है कि अगले हफ्ते इन दोनों याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि कल जब ये घटना हुई, उस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल से बात की और चिंता व्यक्त की। उन्होंने डी.एन. पटेल को यह भी आदेश दिया कि वो एसोसिएशन के तमाम वकीलों से और पुलिस से बातचीत करें और न्यायपालिका यानी कि कोर्ट परिसर में आने वाले समय में कोई व्यवधान ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि जिस तरह रोहिणी कोर्ट में कोर्ट के भीतर फायरिंग होती है, उस फायरिंग के बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है सुरक्षा एजेंसियों पर। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पहली याचिका देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, दूसरी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। अब इन दोनों याचिकाओं पर ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले हफ्ते कोर्ट सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि जब सुरक्षा की दृष्टि से ये दोनों अदालतें इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगी तो क्या कुछ अहम आदेश जारी किया जाता है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। कानपुर ट्रैफिक पुलिस आवाम की मेहनत की कमाई को इस तरह से लूट रही है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 45 दिनों के अंदर अंदर फसलगंज में ट्रैफिक पुलिस ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत के 19,000 लोगों के गलत चालान काटे हैं। ये चालान कैसे और किस बुनियाद पर काटे जा रहे हैं, इसके बारे में गाड़ी के मालिकान को भी नहीं मालूम। बस चालान की रसीद डाक के जरिए या फिर दूसरे जराये से भेज दिए जाते हैं। दरअसल ITMS सिस्टम स्मार्ट सिटी के तहत नस्ब किया गया है, जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब जब गलती सामने आई तो अफसर ने तमाम चालान फौरी तौर पर मंसूख करने का हुक्म दिया है और कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ये गलती आइंदा न हो। डिटेक्शन सिस्टम लगा है। एक चौराहा हमारे यहाँ है फजलगंज फायर स्टेशन के पास में, जहाँ पे ये चालू किया गया और इसमें लगभग 1000 चालान पर डे हमने डिटेक्ट किया पाए गए। इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था ट्रैफिक पुलिस द्वारा, और बहुत सारे ऐसे वायलेशंस हैं जो एक ही उल्लंघन पे कई बार उसमें कटे हैं। ये सारे चालान्स हम लोगों ने कैंसिल करने का निर्देश दिया है स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन को, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम कुछ एरर कर रहा है इस समय। टोटल 19,500 इस तरह के चालान्स जनरेट हुए हैं। ये पोस्ट नहीं किए गए हैं, सिस्टम में हैं, और इनको सभी को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं जिससे कि किसी को कोई असुविधा ना हो। कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल ITMS के आधार पर किए गए, जिसमें स्वचालित चालान काटे जा रहे हैं, जिसमें कैमरों के जरिए चालान काटे जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल जिस तरह से ख़राब पड़े हुए हैं, कई जगह काम कर रहे हैं, कई जगह नहीं कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो सिग्नल सही से काम भी नहीं कर रहे हैं। एक चौराहे पर देखा गया कि जहाँ पर कानपुर में 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के चालान कट गए लोगों के, केवल फ़ोटो के आधार पर। अब उस पर पुलिस कमिश्नर कानपुर ने संज्ञान लिया है और उसको उन काटे गए चालानों को रद्द करने का आदेश दिया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी बाइडेन मुलाकात के बाद मुश्तरका बयान सामने आया है। हिंद अमेरिका ने मुश्तरका बयान जारी किया है। आपको बता दें कि दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुत्तहिद कार्रवाई का अहद किया गया है। 26/11 हमले के कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा भी किया गया है। सरहद पार दहशतगर्दी की मजम्मत की गई है। अफगानिस्तान की सरजमी को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकना होगा। तो हिंद अमेरिका ने मुश्तरका बयान जारी किया है। आपको बता दें, मोदी बाइडेन की मुलाकात के बाद ये मुश्तरका बयान जारी हुआ है। हिंद अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुत्तहिद कार्रवाई का अहद किया है। आपको बता दें कि 26/11 हमले के कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा किया गया है। सरहद पार दहशतगर्दी की मजम्मत की गई है और वहीं अफगानिस्तान की सरजमी को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकना होगा। तो आपको बता दें, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा जारी है और कल ये दौरा खत्म हो जाएगा।
पीएम नरेंद्र मोदी कल हिंदुस्तान वापस लौटेंगे और लगातार अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा। प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मुलाकात हो चुकी है पीएम मोदी की, कमला हैरिस से भी मुलाकात हो चुकी है और क्वाड लीडरान से भी मुलाकात हो चुकी है। तो पीएम मोदी की बाइडेन से मुलाकात के बाद मुश्तरका बयान जारी हुआ है जिसमें दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुत्तहिद कार्रवाई करने का अहद किया गया है। 26/11 हमले के कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा भी सामने आया है और वहीं सरहद पार दहशतगर्दी की मजम्मत की गई है। अफगानिस्तान की सरजमी को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकना होगा। तो अफगानिस्तान भी बेहद अहम मुद्दा रहा इस दौरे के दौरान, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान का कब्जा अब अफगानिस्तान में हो गया है उसके बाद से ये एक अहम मुद्दा बना हुआ है। आसाम के जिला द्रांग में तजाविजात हटाओ मुहिम के दौरान मुजाहिरीन पर पुलिस फायरिंग की गई, जिसमें जानिब से मजम्मत का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी हिंद की तलबा तंजीम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने आसाम तशद्दुद के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत आज से मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किए जाएंगे और मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा किया जाएगा। जुमे के रोज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2020 के नताइज का ऐलान किया है। कमीशन ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है जो अब IAS, IPS और IFS के अलावा मुख्तलिफ मरकजी खिदमात में शामिल होंगे। शुभम कुमार IIT बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक ने सरे फहरिस्त, जबकि AMA इन IT भोपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक जागृति अवस्थी मजमूई तौर पर दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली खवातीन उम्मीदवारों में सरे फहरिस्त हैं। वहीं अकलती तलबा की बात करें तो सदफ चौधरी ने UPSC में 23वीं रैंक हासिल की है। सदफ का ताल्लुक यूपी के अमरोहा से है और वहीं मुंबई के हज हाउस में हज कमेटी ऑफ इंडिया के जेर एहतमाम चलने वाली UPSC कोचिंग सेंटर के 3 तलबा ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। उनमें फैजान अहमद ने 58वां, शहनशाह ने 142वां रैंक और आसिम खान ने 558वां रैंक हासिल किया है। जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया के कोचिंग सेंटर से UPSC में 14 तलबा व तालिबात कामयाब हुए हैं। 2018 से मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ और 2018 में पहला अटेम्प्ट दिया था एंड रिज़ल्ट के बाद विश्वास नहीं हो रहा था एंड किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि वो पहला रैंक ला सकते हैं या ला सकती है। सो बहुत अच्छा लगा। उम्मीद नहीं की थी, मैं चाह रहा था किसी तरह मैं लिस्ट में आ जाऊँ एंड IAS या IPS मिल जाए। आगे का प्लान ये है कि जो भी जहाँ पे भी मुझे मिलेगा मैं अपने फुल कैपेबिलिटी और जो भी कैपेसिटी है मेरा उसका मैं फुल यूटिलाइज़ करके मैं अपने बेस्ट ऑफ पोटेंशियल से मैं काम कर पाऊँ। मैंने इस साल UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 23 हासिल की है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी, पर इस बार मैंने थोड़ी और मेहनत की और पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था जिसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ। और मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, पूरे ही खानदान के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। मैं 2 साल से इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, घर रह के खुद से स्टडी करती थी 8 से 10 घंटे डेली और मुझे उम्मीद थी कि अच्छी रैंक आनी चाहिए, पर ऑल इंडिया रैंक 23 तो मैंने भी नहीं सोचा था और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिया। तो आपने देखा कि जिस तरीके से UPSC के नतायज सामने आए हैं, 761 तलबा ने कामयाबी हासिल की है। वहीं अगर अकलियतों की बात करें तो सदफ चौधरी ने पहला मुकाम हासिल किया है। हालांकि ऑल रैंकिंग की अगर बात करें तो उनकी 23वीं रैंक है और उनका जो उनकी PhD की एक तलबा और रिटगर्स यूनिवर्सिटी स्कॉलर जो बोस्टन में पली बड़ी हैं, आखिर कैसे बदल गए उनके रास्ते, कैसे वो उत्तर प्रदेश के गांव में सैनिटाइजेशन वॉरियर बनकर उभरी हैं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी हैरत अंगेज कोशिशों और जदीद नजरिए ने लोगों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली पैदा कर दी है। Hi,
Hi, my name is Marta Van Duzer Snow. I've been working in India for the last 8 years on innovations in rural development, mostly in villages in UP. I've been living in India for the last 9 years, and I was connected to UP through the Rajiv Gandhi Charitable Trust, where I was volunteering for 4 years. When I first arrived to village, we did a survey, a household survey, asking every home what they want for their community and for their home. And almost everyone in that survey, this was back in 2013, answered toilets. So I started working on toilets because there was an expressed need. And then the very next year, Swachh Bharat mission started. An evapotranspiration toilet, it's a 30-plus-year-old model popular in North and South America. And I think the single biggest advantage of this model is that it offers two things. On-site treatment for the household waste, so there's no need to bring that waste somewhere else to treat. And secondly, the toilet tank cleans itself, which is a big issue and concern for rural households. It's low-cost model. Each unit costs approx $12,000 to construct. So far in the last 8 years, we've built more than 500 toilets in 7 states in India in more than 30 villages. The understanding of impact changes over time. In the short term, I've seen so much positive response both with the women and the children in the village, and it's amazing to see the transformation that's happened through Swachh Bharat, a new commitment, understanding, and appreciation for the value of sanitation.